एक अच्छे इंसान का संकेत है कि वह हमेशा दूसरों की अच्छाई देखता है। आज से हम और आप सभी दूसरों की अच्छाई देखें। इन्हीं थॉटफुल लाइन के साथ मैं ओम श्री पाठशाला के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपनी परीक्षा की तैयारियों में ज़ोरों शोरों से लगे होंगे और उन्हीं तैयारियों को और भी मजबूत करने के लिए मैं आज के इस लेक्चर में आपके समक्ष लेकर आया हूं लोकसभा चुनाव 2024 के कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स। आई एम श्योर आपके एग्ज़ाम में ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, साथ में बने रहिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो की PDF डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दी गई है, इसे आप आसानी से डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं और समझ सकते हैं। तो शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के साथ। भारतीय आम चुनाव 2024 जो कि 19 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 तक 18वीं लोकसभा के सदस्यों का चुनाव संपन्न हो चुका है। यह चुनाव 7 चरणों में हुआ है। चुनाव के दौरान 18वीं लोकसभा के कुल 543 सदस्य चुने गए हैं। चुनाव के नतीजे 4 जून 2024 को घोषित किए गए हैं और इतिहास का यह अब तक का सबसे बड़ा चुनाव था, जो कि पिछले चुनाव से आगे निकल गया है। यह चुनाव 44 दिनों तक चला है, जो 1951-52 के भारतीय आम चुनाव के बाद दूसरे स्थान पर रहा। तो इस PDF में इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है, इस पेज में आप 18वीं लोकसभा चुनाव है करंट की, और टोटल नंबर ऑफ़ मेंबर्स जो हमारी लोकसभा में है 543 है। और लोकसभा चुनाव जो कि हमारे पार्लियामेंट का लोअर हाउस है, ये किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल 81 याद रखेंगे आप। आगे चलते हैं। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव भी हुए। 16 राज्यों की 35 सीटों पर उपचुनाव भी करवाए गए। 140 करोड़ लोगों की आबादी में 96 करोड़ 88,21,926 करोड़ से अधिक वोटर्स थे, जो कि हम देश की कुल आबादी का 70% के बराबर है। चुनाव में 64.2 करोड़ यानी कि 642 मिलियन मतदाताओं ने भाग लिया। उनमें से 31.2 करोड़ यानी कि 312 मिलियन महिलाएं थीं। ये इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, जिससे ये अभी तक महिला मतदाताओं की यह सबसे बड़ी भागीदारी थी। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम राज्यों में विधानसभा चुनाव आम चुनाव के साथ साथ 12 विधानसभाओं में 25 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उपचुनाव भी साथ साथ करवाए गए। आगे इम्पोर्टेंट है, भारत के चुनाव आयोग द्वारा 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा 16 मार्च 2024 को ही की गई और 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त होने वाला है। तो राष्ट्रपति द्वारा इसे भंग भी कर दिया गया है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत देश के संसद के सदन को भंग कर सकता है। तो ये तो पता ही होगा कि केवल लोकसभा ही भंग की जा सकती है। राज्यसभा के 1/3 मेंबर्स जो होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं, यानी कि उन्हें सेवानिवृत्त घोषित किया जाता है, सेवानिवृत्त दे दिया जाता है, और उन 1/3 मेंबर्स की हर तीसरे साल निर्वाचन कर उन्हें फिर से सदन में लाया जाता है। तो आप मुझे ये बताइए कि किस आर्टिकल के तहत लोकसभा को भंग किया जाता है। अभिनेता आयुष्मान खुराना जो निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आयुष्मान खुराना का नाम आप याद रखेंगे। आगे है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 83 आर्टिकल 83 से रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन याद रखेंगे, क्या क्या इम्पोर्टेंट है। संसद के सदनों की अवधि संबंधित है, तो आर्टिकल 83 हमें क्या बताता है, संसद की सदनों से संबंधित अवधि, ड्यूरेशन, क्या क्या ड्यूरेशन हो सकती है, इसको जानेंगे।
यह अनुच्छेद भारतीय संसद का गठन करने वाले दो सदनों लोकसभा और राज्यसभा के कार्यकाल के लिए दिशा निर्देश यानी कि गाइडलाइन और ड्यूरेशन भी फिक्स करता है। इसका विवरण आर्टिकल 83 सबसेक्शन ए, 83 सबसेक्शन 2 और 83 सबसेक्शन 3 में डिटेल्ड है यानी कि वर्णित है। आगे क्या डिस्क्रिप्शन है इसका या क्या ब्यौरा है वो जानते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83(1) में क्या है, संसद का निचला सदन जिसे हम लोकसभा कहते हैं वो अपनी पहली बैठक की तारीख से 5 साल की अवधि तक जारी रहेगा जब तक कि इसे पहले भंग ना कर दिया जाए। इसका मतलब यह है कि एक बार गठित होने के बाद लोकसभा 5 साल की अवधि तक सत्ता में रहेगी। तो ये 83 सबसेक्शन 1 कहता है, इम्पोर्टेंट है, जब तक कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसके कार्यकाल को पूरा होने से पहले भंग ना कर दिया जाए। तो इस आर्टिकल को याद रखेंगे। आगे क्या है, आर्टिकल 83 सबसेक्शन 2। इसमें क्या है, यदि राष्ट्रपति को लगता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रही है तो वह लोकसभा को भंग कर सकता है। यह स्थिति आम तौर पर तब उत्पन्न होती है जब कोई सरकार सदन में बहुमत खो देती है या कोई महत्वपूर्ण कानून पारित करने में विफल हो जाती है। तो दो सिचुएशन यहाँ पे दे दी गई। यदि सरकार नो कॉन्फिडेंस मोशन में आती है और अपना बहुमत खो देती है, जैसे करंट की जो गवर्नमेंट बनी है जिसे एनडीए, अगर उसको सपोर्ट करने वाले जो हमारे नेता हैं वो अगर अपनी सीटें वापस ले लेते हैं, अपना समर्थन नहीं देते हैं, तो लोकसभा को भंग करने की सिचुएशन आ सकती है। और यदि करंट गवर्नमेंट हमारी कोई बिल को पारित करने में विफल हो जाती है तो भी राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है 83 सबसेक्शन 3। इसमें क्या है, यदि आपातकाल की घोषणा लागू है तो संसद द्वारा लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा प्रभावी रूप से कार्य करना जारी रख सके। तो इसमें याद रखेंगे कि एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए ही यह कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। तो निष्कर्ष रूप में अगर यह कहें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 83 भारत में संसद के सदनों की अवधि निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ये सुनिश्चित करता है कि लोकसभा 5 साल की निश्चित अवधि के लिए कार्य कर सके, जिससे सरकार में स्थिरता और निरंतरता मिले। संसद के सदनों की निश्चित अवधि भारतीय लोकतंत्र और राष्ट्र के शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है। तो 5 साल का ड्यूरेशन इसलिए फिक्स किया गया है ताकि हमारी गवर्नमेंट को एक स्टेबिलिटी मिले और जो भी हमारी प्लान्स यानी सरकार की योजनाएं हैं वो अच्छे से चल सकें। देश में निर्वाचन प्रणाली क्या है, इलेक्शन का सिस्टम क्या है वो जान लेते हैं। आर्टिकल 83 के अनुसार लोकसभा का चुनाव हर 5 साल में एक बार होना चाहिए, ये तो आपने जान ही लिया है। और सभी 543 निर्वाचित सांसद फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वोटिंग का उपयोग करके एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाते हैं। तो ये टर्म आप याद रखेंगे, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वोटिंग का उपयोग करके एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाते हैं। संविधान में 104वें संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया है। तो ये भी है, यानी 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंग्लो इंडियन को समाप्त करता है। अब ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वोटिंग सिस्टम क्या है, इसको डिटेल में जान लेते हैं। दुनिया भर में चुनाव की मुख्यतः दो प्रणालियां हैं, एक बहुलवादी प्रणाली या साधारण बहुमत प्रणाली, इसे ही हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के नाम से जानते हैं। और दूसरी जो है हमारी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। अब इनको डिटेल में जान लेते हैं, ये क्या है। चुनाव की फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या है, बहुलवादी प्रणाली ऐसी व्यवस्था है जिसमें जिस प्रत्याशी को अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक मत मिलते हैं उसे ही निर्वाचित घोषित किया जाता है। विजयी प्रत्याशी के लिए यह आवश्यक नहीं कि उसे कुल मतों का बहुमत मिले, अर्थात कुल मतों का 50% से अधिक। साधारण भाषा में इस विधि को जो सबसे आगे होगा वही
जीता मान लिया जाएगा। जो सबसे आगे होगा जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली भी कहते हैं, भले ही वो एक वोट से ही क्यों ना जीते। भारत में विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति चुनाव को छोड़कर शेष अन्य चुनावों में बहुलवादी पद्धति ही अपनाई जाती है। यानी कि विधान परिषद, राज्यसभा, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति चुनाव में हम प्रोपोर्शनल सिस्टम यानी कि समानुपातिक पद्धति का प्रयोग करते हैं, और जबकि विधानसभा व लोकसभा एवं पंचायत सिस्टम में हम बहुलवादी यानी कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का प्रयोग करते हैं। तो इसे याद रखेंगे, ये शब्दावली एग्जाम में पूछी जा सकती है कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या है। 18वीं लोकसभा का शेड्यूल जो था वो कुल 7 फेजेज़ में था। इसमें इम्पोर्टेंट क्या रहेगा ये आप देखेंगे कि ऐसा कौन सा राज्य जिसकी सभी लोकसभा सीटों के चुनाव सभी 7 फेज़ों में किए गए। तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल, यही 2 ऐसे स्टेट थे जिसके सारे के सारे चुनाव सभी सातों फेज़ में कराए गए। तो वेस्ट बंगाल देखिए फेज़ फर्स्ट में भी है, और वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश, ये रहा उत्तर प्रदेश। फिर सेकेंड फेज़ में भी अगर देखेंगे आप तो वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश। थर्ड फेज़ में भी अगर आप देखते हैं उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। तो ये 2 स्टेट ऐसे हैं जिनके सभी फेज़ में दिखते हैं। फोर्थ फेज़ में भी अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। फिफ्थ फेज़ में भी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। और लास्ट के 2 फेज़ जो बचते हैं उनमें भी हम देख लेते हैं। सिक्स्थ उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। ऐसा क्यों है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपको पता है कि देश में सर्वाधिक लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं और वेस्ट बंगाल में भी हैं। तो याद रखेंगे ऐसे 2 स्टेट हैं यानी 2 राज्य हैं जिनमें 7 चरणों में चुनाव संपन्न कराए गए, एक उत्तर प्रदेश, दूसरा पश्चिम बंगाल। लोकसभा चुनावों का परिणाम क्या रहा? एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन भी कहा जाता है, ये पूर्ण बहुमत के साथ आई है। हालांकि बीजेपी इस बार पूर्ण बहुमत में नहीं रह पाई है, काफ़ी बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। तो एनडीए ने 292 सीटें जीत ली हैं, जो बहुमत के आंकड़े 272 से 20 ज़्यादा हैं। इंडिया अलायंस जिसमें 42 पार्टियों का गुट है, इसमें मुख्य रूप से कांग्रेस शामिल है। इसने 233 सीटें हासिल की है। कांग्रेस ने इस बार 99 सीटें हासिल की हैं और अन्य को 18 सीटें मिली हैं। तो ये टेबल है, इस टेबल के माध्यम से आप समझ सकते हैं एनडीए ओवरऑल 292 सीट्स कवर की है और इंडिया अलायंस को 204 सीटें मिली हैं और तृणमूल कांग्रेस 29 इसके साथ शामिल है और अन्य 18 हैं। तो एनडीए अलायंस में मुख्य दल कौन कौन से हैं? बीजेपी जिसके नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी और जेडीयू जिसको 12 सीटें मिली हैं, शिवसेना जो महाराष्ट्र की मुख्य पार्टी है 7 और अन्य सहयोगी दल 17 हैं। तो तेलुगु देशम पार्टी और जेडीयू ये 2 मुख्य पार्टियां जो कि बीजेपी को सपोर्ट कर उसे समर्थन मिला रही हैं। तो इस प्रकार से एनडीए यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 292 सीटों से बहुमत प्राप्त हुआ है। इंडिया अलायंस में कांग्रेस है जिसको 99 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी सपा 37 सीटों के साथ है और डीएमके जो कि दक्षिण भारतीय पार्टी है इसको 22 सीटें मिली हैं, शिवसेना को 9 सीटें मिली हैं, एनसीपी को 8 सीटें मिली हैं। वे राज्य जहां भाजपा ने क्लीन स्वीप किया है जिसमें हिमाचल प्रदेश है, इसमें 4 सीटें हैं, चारों की चारों सीटों में बीजेपी ने अपना वर्चस्व कायम किया है। मध्य प्रदेश में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, इसमें संपूर्ण 29 लोकसभा सीटों में बीजेपी ने अपनी बाजी मार ली है। दिल्ली विधानसभा इस बार केंद्र यानी कि जहां से केंद्र सरकार चलाई जाती है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को एक भी सीट प्राप्त नहीं हुई है। 7 की 7 सीटों को बीजेपी
को जीत हासिल हुई है। उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी काबिज रही। अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें रहीं जिसको बीजेपी ने ही जीता। त्रिपुरा में 2 सीटें थी जिसमें बीजेपी ने बाजी मारी। और ये ब्लू कलर का जो मैप है ये मणिपुर का है। यहाँ पे कांग्रेस ने दोनों सीटों पर विजय हासिल की है। तो इम्पॉर्टेंट है ये 6 स्टेट जहाँ पे बीजेपी ने पूरी तरह से लोकसभा सीटें जीती है। तो ये चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं वे राज्य जहाँ इंडिया ने 80% से ज़्यादा सीटें जीती हैं। तो गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन राज्यों में एनडीए ने अपना पूर्ण बहुमत हासिल किया है। और इंडिया अलायंस जो कि कांग्रेस का है, इसमें तमिलनाडु और केरला में हावी है। तो भाजपा ने 2019 में हासिल की गई 303 सीटों से कम 240 सीटें ही जीती है और लोकसभा में अपना एकमात्र बहुमत खो दिया है। यानी कि पिछली बार के मुकाबले कुल 63 सीटें कम आई है। अगर आप इसका अंतर निकालेंगे 63 सीटें आएंगी, जबकि समग्र एनडीए ने सदन में 543 में 293 सीटें हासिल की है। भारत गठबंधन ने उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन करते हुए 234 सीटें हासिल की है, जिनमें 99 कांग्रेस ने जीती है और 10 साल में पहली बार आधिकारिक विपक्ष का दर्जा भी हासिल किया है। तो पिछले 10 वर्षों से केंद्र में विपक्ष नहीं था, लेकिन अब इस बार यानी कि 2024 में जो सरकार बनेगी उसमें कांग्रेस को विपक्ष का दर्जा हासिल हुआ है। तो विपक्ष का दर्जा हासिल करने के लिए लोकसभा की कुल सीटों का 10% सीट हासिल करना अनिवार्य है। यानी कि 543 सीटें पर अगर चुनाव हो रहा है तो इसका 10% आप निकालेंगे तो लगभग 55 सीटें। तो अगर 55 सीटें अगर किसी दल को हासिल होते हैं तो वह विपक्ष का दर्जा हासिल कर लेगा। आगे है 10 साल बाद गठबंधन सरकार का दौर लौटा है। लोकसभा चुनाव 2024 में मतगणना पूरा एक रोमांचक पूर्ण रहा है। तो कुल सीटें याद रखेंगे 543 है। बहुमत का आंकड़ा के लिए 272 सीटें होनी चाहिए। बीजेपी को इस बार 240 सीटें हैं, यानी पिछली बार से 63 सीटें कम मिली। कांग्रेस को 99, पिछली बार 52 सीटें मिली थी, यानी कि 47 सीटें ज़्यादा हासिल हुई हैं। एनडीए को कुल मिला के 292 सीटें मिली हैं, पिछली बार से 61 सीटें कम मिली हैं। और इंडिया अलायंस को 234 सीटें मिली हैं। और इस बार 2 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दल राष्ट्रीय दल के नेता किंग मेकर के रूप में बनकर उभरे हैं। इनमें तेलुगु देशम पार्टी के एन चंद्रबाबू नायडू और जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के नीतीश कुमार, ये 2 मुख्य नेता एक किंग मेकर के रूप में उभरे हैं। इन्होंने ही समर्थन दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, यानी कि एनडीए को, जिसके माध्यम से वो सरकार बनाने में या बहुमत हासिल करने में सफल रहा है। तो लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने बहुमत हासिल किया है, लेकिन बीजेपी अकेले के दम पर इसमें पीछे रह गई। यहाँ तक कि अयोध्या यानी कि फैज़ाबाद जैसी सीट पर हार ने सवाल खड़े किए हैं। हालांकि दक्षिण भारत में विस्तार से कुछ मरहम ज़रूर लगा है। भाजपा को 240 सीटें और कांग्रेस को 99 सीटें मिली हैं। दोनों ही पार्टियां बहुमत के आंकड़े 272 से दूर हैं। हालांकि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए को 292 सीटें मिली हैं, वहीं इंडिया ब्लॉक को 233 सीटें मिली हैं। तो ये आंकड़े आप याद रखेंगे, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। लंबे समय के बाद किंग मेकर की भूमिका 2014 से 2019 में एनडीए की सरकार थी। हालांकि बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत था। इसकी वजह से पीएम मोदी ने जो चाहा वो फैसले लिए। 2024 में लोकसभा चुनाव ने 2 नेता किंग मेकर बन के उभरे हैं, जिसमें जेडीयू नीतीश कुमार और टीडीपी एन चंद्रबाबू नायडू। तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं ओवरऑल, तो इन आंकड़ों से आप पढ़कर ध्यान रख सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से बीजेपी और कांग्रेस को ध्यान देना है। समाजवादी पार्टी इस बार काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया उसने। उत्तर प्रदेश में इन्हीं के फलस्वरूप योगी
आदित्यनाथ जो बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार रहे उनको कम समर्थन दिया गया और समाजवादी पार्टी ने कुल 37 पार्टियां जीती और तृणमूल कांग्रेस 29, डीएमके 22, टीडीपी 16 और जेडीयू जनता दल यूनाइटेड 12 सीटें, शिवसेना उद्धव गुट 9 सीटें, एनसीपी 8, शिवसेना यानी शिंदे गुट 7 सीटें, एलजेपी 5, वाईएसआरसीपी 4, आरजेडी 4, सीपीआईएम 4, आम आदमी पार्टी 3 और शेष अन्य को मिला है। तो गठबंधन को कितनी सीटें मिली हैं? गठबंधन यानी कि एनडीए अलायंस 2024 में 292 सीटें, 2019 में इसको 353 सीटें मिली थी। इंडिया अलायंस को 234 सीटें मिली हैं, जो कि 2019 में 91 सीटें मिली हैं। तो 2019 से 2024 में 143 सीटों का इजाफा हुआ है इंडिया अलायंस में और अन्य जो पार्टियां हैं उनको केवल 17 ही सीटें मिल पाई हैं, जो कि 2019 में 99 सीटें मिली थी। तो काफ़ी बड़ा उलटफेर देखने को इस चुनाव में मिला है। अब विधानसभा चुनाव को भी देख लेते हैं। उड़ीसा विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक उलटफेर हुआ है। 147 सदस्यीय सदन में भाजपा ने 78 सीटें जीत ली हैं। इसी के साथ बीजू जनता दल यानी कि बीजेडी के नवीन पटनायक जो 24 साल से लगातार मुख्यमंत्री थे, उनका कार्यकाल खत्म हो गया है। यहाँ सत्ता विरोधी लहर के साथ साथ पूर्व ब्यूरोक्रेट वीके पांडेयन के खिलाफ पार्टी में आक्रोश भी था। इसी वजह से बीजेपी को 78 सीटें मिली। तो बीजेपी 78, बीजू जनता दल को केवल 51 सीटें मिली, कांग्रेस को 14 और अन्य को 4। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और यहाँ के गवर्नर रघुवर दास हैं, तो याद रखेंगे। आगे है आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव। यहाँ पे क्या स्थिति रही? आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी, जो कि अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। इन्होंने वाईएस जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस को करारी हार दी है। पिछली बार इस पार्टी ने 151 सीटें जीती थी, जो कि इस बार बहुत ही कम सीटें ले पाई है, मात्र 11। और तेलुगु देशम पार्टी जो कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, इनको 135 सीटें मिली हैं। इसका एक मुख्य कारण है कि चंद्रबाबू नायडू को जेल में डाल दिया गया था और वहाँ की स्थानीय जनता की सहानुभूति के कारण इनको काफ़ी वोट मिले और उनकी पार्टी सत्ता में आई। और आंध्र प्रदेश की राजधानी हालांकि अभी सुनिश्चित नहीं है, लेकिन जो संयुक्त राजधानी थी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की, हैदराबाद, वो 10 वर्षों के लिए उसका जो समय पीरियड था वो ख़त्म हो चुका है और अभी नई राजधानी जब तक सूचित नहीं हो जाती है तब तक दोनों के लिए राजधानी का जो प्रशासनिक कार्य है वो हैदराबाद से ही होगा। ठीक है। आंध्र प्रदेश की रिटायर्ड जस्टिस अब्दुल नज़ीर ये राज्यपाल हैं वहाँ के। अरुणाचल प्रदेश के बाद सिक्किम विधानसभा चुनाव हुए हैं। सिक्किम विधानसभा चुनाव में यहाँ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने सत्ता में वापसी की है। कुल 32 सीटों में हुए चुनाव में 31 सीटों पर एसकेएम यानी कि सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने जीत हासिल की है और यहाँ पर फिर से एक बार प्रेम सिंह तमांग मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। प्रेम सिंह तमांग जो कि पहले भी मुख्यमंत्री थे और सिक्किम की राजधानी गंगटोक है और गवर्नर यहाँ के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी हैं। आगे है तो कुल मिलाकर चारों राज्यों की विधानसभा चुनाव और हमने राज्यसभा लोकसभा चुनाव को देख समझ लिया है। तो इस वीडियो की पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है और यदि यह जानकारी आपको पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।